नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी बच्चे यहाँ पर जानते हो कि कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक यहाँ पर डल चुका है। कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एमपी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक यहाँ पर मैं आपको शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो पूरा गणित से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गणित का प्रश्न बैंक पढ़ करके पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद फिर अन्य किसी विषय का हम प्रश्न बैंक यहाँ पर देखेंगे, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक। यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, यहाँ पर आपको करना क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर अध्याय एक वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, बहुपद वाला पार्ट पढ़ेंगे, दो चरों वाला, रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, व्रत पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सांख्यिकी प्रायिकता इत्यादि हम पूरे पाठ यहाँ पर पढ़ करके कवर करेंगे, है ना। अब परीक्षा उपयोगी सूत्र, अध्याय दो बहुपद। अध्याय दो बहुपद से यहाँ पर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अध्याय दो बहुपद से हम पढ़ना शुरू अध्याय दो बहुपद से यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो अध्याय दो बहुपद, अध्याय दो बहुपद। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो, शुरू करते हैं ना। अध्याय दो बहुपद। अध्याय दो का नाम है हमारा बहुपद। अध्याय दो का नाम क्या है हमारा? बहुपद। एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, ये होता है द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात दो है, यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? दो है। इसलिए इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है आपको याद करना है। ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। यहाँ पर ए बी और सी क्या है? यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर वास्तविक संख्या है। ए कोमा बी कोमा सी जो यहाँ पर वास्तविक संख्या है, और है ना। और ये द्विघात बहुपद का यहाँ पर ये सूत्र है, एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। ये क्या होता है आपका? द्विघात बहुपद होता है। यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात क्या है? एक्स की अधिकतम घात यहाँ पर दो है। इस द्विघात बहुपद में आप देख सकते हो क्या लिखा है? ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर चर होता है एक्स, एक्स यहाँ पर चर होता है, और ए बी सी यहाँ पर संख्या होती है ना। ए और बी और सी यहाँ पर संख्या होती है, और एक्स यहाँ पर चर होता है। चर की अधिकतम घात यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? दो है। इसलिए इसको हम द्विघात, क्योंकि घात यहाँ पर दो है ना, द्विघात बहुपद यहाँ पर हम इसको कहते हैं। यहाँ पर एक्स की घात दो है, इसलिए एक्स के दो मान आएंगे, मतलब कि एक्स के यहाँ पर दो मान निकलते। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है एक्स के मान, एक्स के मान के शून्यक अल्फा, अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा हो और दूसरा शून्यक क्या हो? बीटा हो। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक यहाँ पर क्या हो? बीटा हो। तो अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा मतलब कि दोनों शून्यकों का योग। तो पहला शून्यक अल्फा धन दूसरा शून्यक बीटा, दोनों को हम निकाल लेंगे यहाँ पर योग, बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए, है ना। मैंने अध्याय दो बहुपद पूरा पढ़ाया। जो आप मेरे चैनल पर जाओगे, भारती शेर चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको अध्याय दो पूरा मिल जाएगा। उसमें आपको बारीकी समझ में आएगा। उसमें थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में दिया है ना, आईएमपी निकाल करके दिया है, लेकिन मैंने पूरा पूरा पढ़ाया हुआ, वहाँ पर जाकर के भी रिविजन कर सकते हो, है ना। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक, पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है आपका बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा धन बीटा, दोनों शून्यकों का योग मतलब अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। और दोनों शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक होगा अल्फा दूसरा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सी बटे ए हो जाएगा। और यदि देखो यहाँ पर देख सकते हो, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी हो? तीन हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप जो एक्स है, एक्स की अधिकतम घात यहाँ पर तीन है, मतलब कि यहाँ पर एक्स के तीन मान आएंगे। पहला मान आया अल्फा, दूसरा मान आया बीटा और तीसरा मान आया यहाँ पर गामा। एक्स की घात तीन है, मतलब कि यहाँ पर एक्स के तीन मान आएंगे, अल्फा बीटा और गामा, है ना, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तीनों शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और अगला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा डी बटे ए, डी होता ही है ना, डी बटे ए। तो बाकी इस सूत्र की यहाँ पर आपको उतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो सूत्र रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए।
यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सूत्र याद रखने योग्य है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादा सूत्र याद रखने का बिल्कुल भी। इसका यहाँ पर देख सकते हो आप अध्याय 3। अध्याय 3 के यहाँ पर कुछ सूत्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अध्याय 3 का नाम क्या है? अध्याय 3 का नाम है हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अध्याय 3 का नाम यहाँ पर हमारा क्या है? अध्याय 3 का नाम यहाँ पर हमारा है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अध्याय 3 का नाम क्या है? अध्याय 3 का नाम हमारा यहाँ पर है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चर, 2 चर। पहला चर हो गया एक्स। चर किसको बोलते हैं? देखो, एक्स वाई से एक्स और जो वाई होता है इनको हम बोलते हैं चर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं चर। 2 चर। देखो यहाँ पर देख सकते हो, पहला चर हो गया यहाँ पर एक्स, पहला चर यहाँ पर हो गया एक्स और दूसरा चर हो गया यहाँ पर वाई, है ना? तो a1 एक्स धन b1 भाई धन c1 बराबर 0, है ना? ये हो गया 2 चर। 2 चर है ना यहाँ पर? पहला चर हो गया यहाँ पर एक्स और दूसरा चर हो गया यहाँ पर वाई। तो पहला चर हो गया एक्स और दूसरा चर हो गया वाई। तो 2 चर वाला ये एक समीकरण हो गया। और इसमें भी a2 एक्स धन b2 वाई धन c2 बराबर 0 में भी पहला चर यहाँ पर हो गया आपका एक्स और दूसरा चर यहाँ पर हो गया आपका वाई। यहाँ पर भी कितने चर हो गए? यहाँ पर भी आपके 2 चर हो गए, है ना? है ना? और ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण यहाँ पर ये हो गया। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम बोल सकते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम कह सकते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब मान चलो, देखो ये जो पहला समीकरण यहाँ पर दिया है a1 एक्स धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, ये भी एक रेखा का समीकरण है ना? ये एक रेखा का समीकरण क्या हो गया हमारा? एक रेखा का समीकरण, इसको हम रेखा बोल सकते हैं। पहली रेखा का समीकरण हो गया हमारा a1 एक्स धन b1 बाय धन c1 बराबर 0। और दूसरी रेखा का समीकरण यहाँ पर हमारा क्या हो गया? दूसरी रेखा का समीकरण यहाँ पर हमारा हो गया a2 एक्स धन b2 बाय धन c2 बराबर 0। ये हो गया हमारी दूसरी रेखा का समीकरण। ये हो गया हमारा दूसरी रेखा का क्या हो गया हमारा? ये समीकरण हो गया, है ना? अगर देखो, अगर इस रेखा का a1 का मान, इस रेखा से हम a1 का मान और इस रेखा का a2 का मान आपने निकाल लिए और इस रेखा से आपने b1 का मान निकाल लिए और उस रेखा से आपने b2 का मान निकाल लिए और a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है। बराबर के ऊपर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब जो होता है कि बराबर नहीं है। तो दोनों रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस करेगी और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती किसी बिंदु पर, तो ये जो बिंदु आता है ये बिंदु एक हल कहलाता है। तो इसका केवल एक हल आएगा कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए इसका केवल एक हल होगा। मतलब कि अद्वितीय हल होगा, ऐसा हल होगा जिसके अतिरिक्त कोई दूसरा हल ना हो, है ना? और रेखा अगर प्रतिच्छेदी होती है तो रेखाएं संगत हल होता है। कैसा हल होता है? संगत हल होता है। रेखाओं का हल कैसा होता है? संगत हल होता है। कैसा होता है? संगत हल होता है। और यदि देखो, अगर तुमने a1 का मान निकाले और बटे में यहाँ पर तुमने a2 का मान निकाला, किसका मान निकाले? a2 का मान निकाले। फिर तुमने b1 का मान निकाले, b1 का मान जे रख दिए और फिर तुमने यहाँ पर b2 का मान निकाले, b2 का मान तुमने यहाँ पर जे रख दिए। फिर तुमने c1 का मान निकाले, यहाँ पर तुमने निकाले c2 का मान, है ना? और यहाँ पर तुमने क्या लिख दिए? यहाँ पर तुमने लिख दिए c1 बटे c2, यहाँ पर तुमने लिख दिए। और अगर a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, इसका मान भी हल करने पर मान लो कि 4 आया, इसका मान भी हल करने पर मान लो कि 4 आया और इसका मान भी हल करने पर मान लो कि 4 आया। मतलब कि यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, तीनों का मान बराबर है, तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब जो होता है कि ये पहली रेखा हो गई और दूसरी रेखा भी जस्ट उसी के ऊपर से होकर के जाएगी। मतलब कि रेखा एक के ऊपर एक होती है तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखा है। और संपाती रेखा में हर बिंदु पर क्या होती है? रेखा प्रतिच्छेद करती है। कई सारे बिंदु पर रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कई सारे बिंदु पर रेखा क्या करती है? हर बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? इसके अनेक हल होते हैं। एक बिंदु पर क्रॉस करी मतलब कि सिर्फ एक हल होगा और एक के ऊपर एक है मतलब कि पूरे बिंदु पर यहाँ पर वो क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होगी? संगत होगी और आश्रित होगी। रेखाएं कैसी होगी? संगत होगी और आश्रित होगी। रेखाएं यहाँ पर हमारी संगत भी होगी और कैसी होगी? आश्रित भी यहाँ पर हमारी रेखाएं होगी। रेखाएं कैसी होगी? संगत और आश्रित होगी। और उसके बाद देख सकते हो, यदि आपने a1 का मान निकाल ले, a1 का मान, है ना? और यहाँ पर आपने a2 का मान निकाल लिया, a1 बटे a2 का मान निकाल लिए। यहाँ पर b1 का मान निकाल लिया और b2 का मान निकाल लिए, b1 बटे b2 का मान भी निकाल लिए। यहाँ पर c1 का मान निकाल लिया और c2 का मान निकाल लिए, c1 बटे c2 का मान भी निकाल लिए। a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, मतलब कि इसको हल करने पर भी आपका 4 आया और उसको हल करने पर भी 4 आया। लेकिन c1 बटे c2 को हल करने पर आपका 5 आ गया। मतलब कि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है ना? तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? एक दूसरे के आमने सामने, जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। अब ये रेखा एक दूसरे को समांतर होगी तो कभी भी टच कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी।
रेखाएं समांतर होगी, रेखा समांतर है मतलब कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर है मतलब कि एक के सामने एक है, मतलब कि कोई भी हल नहीं होगा। और समीकरण कैसा होगा आपका? असंगत होगा। समीकरण कैसा होगा यहाँ पर आपका? असंगत होगा। समीकरण यहाँ पर हमारा कैसा होगा? असंगत होगा। समीकरण यहाँ पर हमारा कैसा होगा? संगत होगा। क्लियर है? समीकरण यहाँ पर हमारा असंगत होगा। अब अगला पार्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इस सूत्र को आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी सवाल समझ लेते ना, हम सवाल जब करना शुरू करते हैं सूत्र हमसे अपने आप बनने लग जाते हैं। अध्याय 4 का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? अध्याय 4 का नाम है यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। हाँ, द्विघात समीकरण का इसका मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब होता है शून्यक बोलो या मूल बोलो या मान बोलो, बात एक ही होता है, मतलब कि एक्स का मान ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का मूल एक्स बराबर होता है ऋण बीट धन ऋण करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद कर लो, मैं बोल के दिखाओ बिन देखे। ऋण बीट धन ऋण करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac/2a। मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा करके डाल चुका हूँ, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो, है ना। द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? एक्स बराबर होता है ऋण बी धन ऋण करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac/2a। एक्स बराबर होता है ऋण बी धन ऋण करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac/2a, तो होता है द्विघात समीकरण का मूल। एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac/2a। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये निश्चित करता है कि समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तर कहते हैं, है ना। विविक्तर क्या होता है? विविक्तर को हम, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इसको हम विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर का मतलब होता है, इसको हम डी से दर्शाते हैं। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। विविक्तर को हम डी से प्रकट करते हैं, विविक्तर को हम डी से निरूपित करते हैं। और डी का सूत्र होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब पहली कंडीशन, यदि डी का मान, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को तीर मानती है। बड़ा है इसलिए मतलब कि इसको क्या मार रहा है? तीर मार रहा है। बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी संख्या क्या होती है? मतलब कि इसको हल करने पर अगर आपका मान धन का 1 आ गया, धन का 2 आ गया, एक से बड़ी संख्या यहाँ पर आपकी आ गई, हल करने पर आपका मान क्या आ गया? एक से बड़ी संख्या यहाँ पर निकल करके आ गई। मतलब कि विविक्तर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, भैया मूल कैसे होंगे? मूल इसके, मूल द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। द्विघात समीकरण के मूल, है ना, किस सूत्र से निकाल सकते हैं हम? इसको निकाल सकते हैं, एक्स बराबर ऋण भी धन ऋण करनी में 20 का माइनस 4ac/2a, हम निकाल सकते हैं। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और वहीं पर अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आया, पहली कंडीशन में 0 से बड़ा आया, मतलब कि धन का 1 आ गया। धनात्मक संख्या जितनी भी होती है वो सब 0 से बड़ी होती है ना। 0 से 1 भी 0 से बड़ा होता है, 2 भी 0 से बड़ा होता है, 3 भी 0 से बड़ा होता है ना, है ना। 0 से बड़ा आया मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, है ना। तो भैया द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे आपके यहाँ पर? है ना, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे यहाँ पर आपके? वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। वहीं पर अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का मान 0 के बराबर आता है, द्विघात समीकरण के मूल, इसका मान 0 के बराबर आया मतलब इसका मान हम 0 रख देंगे। कैसे निकाल सकते हो? एक्स बराबर ऋण b/2a और एक्स बराबर माइनस b/2a के माध्यम से निकाल सकते हैं। दोनों मूल बराबर होंगे। पहला मूल भी होगा ऋण b/2a, दूसरा मूल भी होगा यहाँ पर क्या आपका? ऋण b/2a होगा। और यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब कि इसको हल करने पर अगर ऋणात्मक संख्या आती, क्या आती है? ऋणात्मक संख्या निकल करके आती है। ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है माइनस वाली संख्या निकल करके आती है। हल करने पर ऋणात्मक संख्या निकल करके आती है, मतलब कि माइनस वाली संख्या निकल करके आती है। तो हल करने पर क्या आता है? ऋणात्मक संख्या निकल के आती है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर आपका 0 छोटी संख्या आ रही है, मतलब ऋणात्मक संख्या निकल करके आ रही है। ऋण का 5 आ गया है, ऋण का 6 आ गया, ऋण का 7 आ गया, ऋणात्मक संख्या निकल करके आती है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना, मतलब कि सही मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे फिर इसके? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होते
देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी है, अर्थात द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पहली कंडीशन दो भिन्न और वास्तविक मूल होते, कब होते हैं? अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा हो। मूल कैसे होते? वास्तविक और भिन्न होते हैं। दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते, कब होते हैं? यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 के बराबर हो। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर होते हैं। जब मैं सवाल समझाऊंगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से छोटा है, 0 से बढ़ा है मतलब कि धनात्मक संख्या आई, धन का एक आया या धन का दो आया, धनात्मक संख्या निकल करके आई, तो मूल कैसे होंगे? दो भिन्न और वास्तविक मूल निकल करके आते हैं। तो भाई अगर और बी स्क्वायर माइनस फोर के मान 0 के अगर बराबर आया, तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं, आपको याद करना है। और बी स्क्वायर माइनस फोर का मान 0 छोटा आया, मतलब कि 0 छोटा मतलब कि ऋणात्मक संख्या जो होती है, माइनस वाली संख्या 0 छोटी होती है। ऋण का एक आया, ऋण का दो आया, ऋण का तीन आया, ऋण का चार आया, भैया कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, अगर ऐसी कंडीशन हो। अगला यहाँ पर आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणी। ये पूरे सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, पूरे अध्याय के सूत्र इसने बिल्कुल सारांश निकाल करके दे दिया है। तो अध्याय के यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सूत्र यहाँ पर इसने निकाल करके दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरे इंपोर्टेंट वाले सूत्र इसने निकाल करके दिया है। अध्याय 5 के यहाँ पर आपका अध्याय 5 यहाँ पर आपका समांतर, अध्याय 5 का नाम यहाँ पर हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ना, एक एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र होता है ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी। एक निश्चित संख्या को जोड़ने से हमको श्रेणी प्राप्त होती है। ए में हमने पहले एक बार डी जोड़ दिए तो ए प्लस डी हो गया, फिर एक डी और जोड़ दी तो ए प्लस टू डी हो गया, फिर एक डी और जोड़ दी तो ए प्लस थ्री डी हो गया, फिर एक डी और जोड़ देंगे तो ए प्लस फोर डी हो जाएगा, फिर एक डी और जोड़ देंगे तो ए प्लस फाइव डी हो जाएगा। इस प्रकार से एक निश्चित संख्या को जोड़ करके प्राप्त होती है समांतर श्रेणी। कि दो लिखा, दो में तीन जोड़ दिया तो दो और तीन हो गया पाँच, फिर पाँच में फिर तीन जोड़ दिया आठ हो गया, आठ में फिर तीन जोड़ दिया ग्यारह हो, ग्यारह में फिर तीन जोड़ दिया चौदह हो गया, चौदह में फिर तीन जोड़ दिया सत्रह हो गए। एक निश्चित संख्या के जुड़ने से प्राप्त होती है जो श्रेणी, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका व्यापक सूत्र क्या होता है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी कोमा ए प्लस फोर डी कोमा ए प्लस फाइव डी कोमा ए प्लस सिक्स डी, ये व्यापक सूत्र होता है। ए यहाँ पर क्या होता है? ए होता है प्रथम पद, पहला पद है, मतलब ए यहाँ पर होता है प्रथम पद, प्रथम पद ए होता है। उस और डी यहाँ पर सारवंतर होता है, सारवंतर क्या होता है? डी होता है। वाली एपी समांतर श्रेणी का एन ब पद, एन ब पद, समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र आप याद कर लो, सवाल में इसका उपयोग आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर इसका उपयोग आने वाला है ना। समांतर श्रेणी का है ना, समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है, एन ब मतलब कि 20वां पद, 21वां पद, 17वां पद है ना। समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का एन ब पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग, मतलब कि सारे पदों को हमको जोड़ना है, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों के योग का सूत्र होता है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग बराबर क्या होता है? तीन ठो सूत्र आपको याद करना है, कंठस्थ कर लेना, रट लेना है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस बराबर होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है? एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको याद कर लो, लिख लिख करके याद करो बच्चों, इसको लिख लिख करके याद करो। ये सूत्र हर सवाल में लगेंगे आपको, जब मैं सवाल करवाऊंगा आपको समझ में जाएगा। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस बराबर होता है, एन पदों का योग, एस का मतलब होता है सम, एस फोर होता है सम, है ना। योग एस बराबर होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से प्राप्त होता है। और यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद मतलब कि लास्ट वाला पद दिया हो, लास्ट वाला पद हो गया यहाँ पर जैसे कि 50 है ना, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद अगर एल का मान दिया हो, तो सब एन पदों का सूत्र होता है एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। अगर अंतिम पद एल का मान दिया हो, अंतिम मतलब कि लास्ट पद है ना, लास्ट पद एल का मान दिया हो, अंतिम पद एल का मान दिया हो, समांतर श्रेणी के एन पदों का सूत्र होता है एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, यहाँ पर हमारा सूत्र निकल करके आता है। अगर अंतिम पद का यहाँ पर हमको मान दिया हो तो सूत्र यहाँ पर आपको याद करना है। इतना तुझे अगला यहाँ पर आप देख सकते हो अध्याय सात, अध्याय सात यहाँ पर क्या दिया है? अध्याय सात यहाँ पर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय सात का नाम यहाँ पर आपका है निर्देशांक ज्यामिति।
दो बिंदु, पहला बिंदु ये हो गया, इस बिंदु को मैंने पी नाम दे दिया, और दूसरा बिंदु ये हो गया, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने क्यू। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदु, पहला बिंदु हो गया पी, पी का निर्देशांक हो गया x1 कोमा y1, और दूसरा बिंदु हो गया क्यू, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे आपके x2 कोमा y2। दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हो, पहला बिंदु है पी x1 कोमा y1, और दूसरा बिंदु हो गया क्यू x2 कोमा y2। अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू का सूत्र क्या होता है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पी क्यू बराबर होता है करनी में, करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। सूत्र याद कर लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी करनी बराबर होता है करनी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु हो गया P, दूसरा बिंदु हो गया Q। दो बिंदुओं P के बीच की दूरी PQ बराबर हो जाएगा करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में पहला बिंदु हो गया P, दूसरा बिंदु हो गया Q। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। अगला है, एक किसी भी बिंदु, एक बिंदु है P जो जिसका मान है x, y। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी होता है करनी के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग। किसी भी बिंदु P, है ना, सवाल करेंगे तब पूरे सूत्र समझ में जाएंगे, भी आपको याद बस करना है। किसी बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होती करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग, है ना। उस बिंदु के निर्देशांक, है ना, अब देखो यहाँ पर अगला सूत्र, यहाँ पर क्या है, सूत्र भी समझा देता हूँ मैं आप लोग को ना, है ना। उस बिंदु के निर्देशांक, है ना, एक बिंदु है, मान चलो कि देखो पहला बिंदु हो गया आपका ए, पहला बिंदु हो गया आपका ए के निर्देशांक यहाँ पर हमारे क्या है, ए के निर्देशांक यहाँ पर हमारे है x1 कोमा y1, और दूसरा बिंदु हो गया आपका यहाँ पर ये बिंदु हो गया आपका बी, इसके निर्देशांक होगा यहाँ पर आपके x2 कोमा y2 होगा आपके इसके, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला हमारा ये क्या होगा, एक प्रकार के रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला हमारा रेखाखंड होगा। और एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है P, है ना, एक बिंदु है P, है ना। इसके निशांक हमको नहीं पता, हमने इसके निशांक मान लिया x, y। ये तो बिंदु P जो है, बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को, बिंदु P जो है, बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, m1। पहला अनुपात आता है m1, इतिहास लेके यहाँ तक m1 अनुपात, दूसरा अनुपात आता है m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है ना। उस बिंदु P के निर्देशांक ये लिखा है, उस बिंदु P के निर्देशांक, उस बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदुओं A और B, जो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से बांटता है, निम्नलिखित होते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो थे m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस x2। याद करने का तरीका, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। y का मान कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1, फिर से m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ पर हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बटे में जाएगा m1 प्लस m2 निकल करके आ जाएगा। अगला, दो बिंदु, पहला बिंदु हो गया पी x1 y1, दूसरा बिंदु होगा क्यू x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड P2 मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु को मतलब होता है बिल्कुल बीच में यहाँ पर बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होते हैं ना। तो आज तो इस वीडियो में आपके इतने सूत्र हम कवर करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं बच्चे वाले सूत्र करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम सवाल हल करना शुरू करेंगे। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न बैंक में हमने हमको निकाल करके दिया है, आपको इतने सूत्र अभी याद करना है पूरे के पूरे। जल्दी से जितना जितना करवा रहा हूँ उतना भी करते चलना, और अपनी तरफ से तैयारी रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। तैयारी अपनी तरफ से भी करना है, मेरे भरोसे खाली खाली मेरे भरोसे नहीं बैठना है। मेरे जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी करना है। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि पूरा कवर में कर दूँ, है ना। तो भी आप लोग को अपनी तरफ से तैयारी करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।